तो आज का हमारा टॉपिक है इनर्शिया और ये न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का हमारा लास्ट टॉपिक होगा। तो देखो, मान लो कोई बॉडीज है और ये बॉडी रेस्ट में है। कैसा है? तो रेस्ट में है। तो ये बॉडी है ना, ये बॉडी इन्फिनाइट टाइम तक रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि इस पर हम कोई बाहरी फोर्स न लगा देते हैं। जब तक हम इस बॉडी पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक ये बॉडी रेस्ट में रहना चाहती है। यदि आप चाहते हैं इसको मोशन में लाना ना, रेस्ट से मोशन में लाना चाहते हैं आप इस बॉडी को, तो आपको एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इस बॉडी पर। आपको इस बॉडी पर एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। ये स्वयं से रेस्ट से मोशन में नहीं आएगी। इसका मतलब ये बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। अब इस बॉडी को आप मोशन में लाना चाहते हो तो अपनी तरफ से आपको परिश्रम करना पड़ेगा ना, अपनी तरफ से आपको फोर्स लगानी पड़ेगी इस पर। मतलब ये बॉडी अपने रेस्ट वाली कंडीशन से मोशन में आने के लिए अपोज करती है। तभी तो आपको परिश्रम करना पड़ रहा है इसको मोशन में लाने के लिए। आपको एक फोर्स लगाना पड़ रहा है इस पर, इसको मोशन में लाने के लिए, क्योंकि अपने रेस्ट वाली कंडीशन को ये रिटेन करना चाहता है। और रेस्ट से मोशन में आप इसको लाना चाहेंगे ना, तो ये बॉडी उस चीज को अपोज करती है। कहने का मतलब ये कि ये बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है जब तक कि आप इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे। और मान लीजिए कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन से किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। कोई बॉडी है जो यूनिफॉर्म मोशन से किसी स्ट्रेट लाइन पर मूव कर रही है। तो ये बॉडी उस स्ट्रेट लाइन पर यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहना चाहिए टिल इंफिनिटी। ये बॉडी उस स्ट्रेट लाइन पर उसी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहना चाहिए टिल इंफिनिटी, जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। जब तक आप इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएंगे ना, जब तक इस बॉडी पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाएगा तब तक ये बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहना चाहिए। और जब आप इसको रेस्ट में लाना चाहेंगे ना, तो आपको अपनी तरफ से इस पर कोई फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। आपको परिश्रम करनी पड़ेगी। ये स्वयं से नहीं आएगा रेस्ट में। मतलब आप जब इस बॉडी को रेस्ट में लाना चाहते हैं, आपको अपनी तरफ से परिश्रम करना पड़ रही है, आपको अपनी फोर्स लगानी पड़ रही है। मतलब ये बॉडी यदि मोशन में है ना, तो मोशन में ही रहना चाहती है, ये रेस्ट में नहीं आना चाहती है। तभी तो आपको परिश्रम करना पड़ा, क्योंकि ये मोशन में ही रहना चाहती है, रेस्ट में आना ही नहीं चाहती है। और जब आप इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं ना, ये बॉडी उस बात को अपोज करती है कि हम रेस्ट में हैं। तभी आपको इसको मोशन से रेस्ट में लाने के लिए परिश्रम करना पड़ा, आपको एक फोर्स लगानी पड़ी, क्योंकि ये बॉडी अपोज कर रही है कि हम मोशन से रेस्ट में आए। मतलब ये बॉडी यदि मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है ऑन स्ट्रेट लाइन, तो ये बॉडी उसी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करते रहना चाहेगी। ये रेस्ट में नहीं आना चाहिए जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाता है। तो चाहे रेस्ट का कंडीशन हो, चाहे यूनिफॉर्म मोशन का कंडीशन हो, बॉडी यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। और बॉडी यदि यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो यूनिफॉर्म मोशन से ही मूव करते रहना चाहेगी जब तक कि इस पर कोई बाहरी फोर्स नहीं लगाया जाए। मतलब बॉडी उस बात को अपोज करती है जिस कंडीशन में ये है। यदि एक रेस्ट में है तो रेस्ट से मोशन में आने का अपोज करती है, और यदि ये मोशन में है तो मोशन से रेस्ट में आने का ये अपोज करती है। और बॉडी के इसी अपोजिंग टेंडेंसी को, किसी भी बॉडी के इसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इनर्शिया। किसी भी बॉडी के इसी अपोजिंग प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया क्या है? तो इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का एक प्रॉपर्टी है जिस प्रॉपर्टी से वो अपने अंदर होने वाले किसी भी प्रकार के चेंजेस को अपोज करती है। यदि वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है टिल इंफिनिटी, वो मोशन में नहीं आना चाहती है। यदि आप इसको मोशन में लाना चाहते हैं तो इस बात का वो अपोज करती है। और यदि बॉडी मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। यदि आप इसको रेस्ट में लाना चाहते हैं ना, तो ये बॉडी उस बात को अपोज करती है
और आपको अपनी तरफ से एक परिश्रम करनी पड़ती है, एक फोर्स लगानी पड़ती है ताकि ये बॉडी मोशन से रेस्ट में आ जाए। क्यों? क्योंकि ये अपोज कर रही है मोशन से रेस्ट में आने का। तो इनर्शिया क्या है? एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी का एक अपोजिंग प्रॉपर्टी है, किसी भी बॉडी का एक अपोजिंग टेंडेंसी है, जिससे वो अपने अंदर होने वाले किसी भी चेंजेस को अपोज करती है। ठीक है जी, तो ध्यान रखिएगा, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो इस बात को मैं लिख रहा हूं, इनर्शिया इज द प्रॉपर्टी of any object which opposes the any changes opposes the state of opposes the state of rest or uniform motion along a straight line, along a straight line, unless an external force is not applied on it। जब तक कि किसी बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा दिया जाता है, तब तक ये बॉडी उसी कंडीशन में रहना चाहती है जिस कंडीशन में प्रेजेंट है। यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है, और यदि मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। और किसी भी बॉडी के इसी प्रॉपर्टी को बोला जाता है इनर्शिया। ओके जी, इनर्शिया हो गया। अब देखो, तुम एक बात समझो, हमने कहा कि इनर्शिया किसी भी बॉडी का प्रॉपर्टी है टू अपोज एनी चेंजेस इन इट्स प्रेजेंट कंडीशन। किसी भी बॉडी का अपोजिंग प्रॉपर्टी है क्या? इनर्शिया। ठीक है जी। और जिस बॉडी का जितना ज़्यादा मास होता है ना, उस बॉडी के पास उतना ही अपोज करने की प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया क्या है? अपोज करने का प्रॉपर्टी है। इनर्शिया क्या है? अपोज करने का प्रॉपर्टी है। और जिस बॉडी के पास जितना ही ज़्यादा मास रहता है ना, उस बॉडी के पास अपोज करने की उतना ही ज़्यादा टेंडेंसी होती है। मतलब जिस बॉडी के पास जितना ज़्यादा मास रहता है, उस बॉडी के पास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया रहती है। ठीक है जी, इतने बात समझ में आ गई कि जिस बॉडी के पास जितना ज़्यादा मास रहता है, उस बॉडी के पास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया होती है। ठीक है। अब देखो, अब जानते हो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, F बराबर होता है m इंटू ए। यहाँ से आप लिख सकते हो A इजकल टू F अपन में m। यदि हम इस फोर्स को क्या करें? कांस्टेंट कर देते हैं। फोर्स को कांस्टेंट कर देते हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ से पाएंगे कि एक्सेलरेशन A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास m। मतलब यदि मास कम होगी तो एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, और यदि मास ज़्यादा होगी ना तो एक्सेलरेशन कम होगा। मास यदि ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन कम होगा। ठीक है जी। तो इस बात को ध्यान रखिए कि मास ज़्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ कि हायर द मास, higher the mass, lesser the acceleration। हायर द मास लेसर द एक्सेलरेशन। तूने अभी देखा कि यदि मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगी। और एंड आल्सो लेसर द इनर्शिया। ओह सॉरी, लेसर नहीं, ग्रेटर द इनर्शिया ना। ग्रेटर द इनर्शिया, मास ज्यादा होगी तो इनर्शिया उनकी ज्यादा होगी। ग्रेटर द इनर्शिया
जिस बॉडी के पास जितनी ज़्यादा मास होती है ना, उस बॉडी के पास उतना ही ज़्यादा अपोजिंग टेंडेंसी होती है, मतलब उसकी इनर्शिया उतना ही ज़्यादा हाई होती है। तो हाइयर द मास ग्रेटर द इनर्शिया। और अभी अभी तूने देखा F इक्वल टू एम एस से कि हाइयर द मास लेसर द एक्सेलरेशन। यदि मास ज़्यादा होगी तो एक्सेलरेशन कम होगी। तो देखो न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के हमारा कंसेप्चुअल सेक्शन समाप्त हो चुकी है। अब हम कुछ पी वाई क्यू को बनाएंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में आप जितना ही पी वाई क्यू बनाएंगे ना, या फिर जितना ही क्वेश्चन बनाएंगे, पी वाई क्यू हो या फिर कोई भी क्वेश्चन हो, तो जितना भी आप क्वेश्चन बनाएंगे ना, उतना ही आपका कंसेप्ट क्लियर होते चला जाएगा। तो देखो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर ए स्मूथ लाइट फिक्स्ड pulley connects two blocks of masses m1 and m2. If the acceleration of the system is g by 8, then find the ratio of their masses. Okay, यहाँ पर कर रहा है, देखो मैं डायग्राम बनाना भूल गया हूँ, तो डायग्राम आपको बना दे रहा हूँ। ये हो गया M1, ये हो गया M2। यहाँ पर स्ट्रिंग और पुली दोनों लाइट है। लाइट मतलब ना तो स्ट्रिंग के पास कोई मास है और ना तो कोई पुली के पास कोई मास है। ठीक है जी, दोनों लाइट है। लाइट का मतलब ही होता है, और ना तो स्ट्रिंग के पास कोई मास है और ना तो पुली के पास कोई मास है। तो इस पुली से स्ट्रिंग के हेल्प से दो मास अटैच है, एक है मास M1 और एक है मास M2। क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि M1 M2 में कौन बड़ा होगा। ठीक है जी, ये डायग्राम भी क्वेश्चन का ही पार्ट है। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं दे रखा है कि M1 M2 में कौन बड़ा होगा, तो हम अपनी एंड से मान लेंगे। आप चाहे तो M1 को बड़ा मान लीजिए या फिर M2 को बड़ा मान लीजिए। मैं यहाँ पर M2 को बड़ा मान ले रहा हूँ। लेट M2 इज ग्रेटर देन M1, क्योंकि किसी को भी तो आपको एक बड़ा मानना पड़ेगा ना, तभी तो पता चलेगा कि मोशन किस तरफ हो रही है, इधर हो रही है या फिर इधर हो रही है। यदि आप M2 को बड़ा मानेंगे ना तो मोशन ऐसे होगी, या फिर आप M1 को बड़ा मानेंगे तो मोशन ऐसे होगी। M1 नीचे आएगा, M2 ऊपर जाएगा, और जब M2 को तुम बड़ा मानोगे तो M2 नीचे आएगा और M1 ऊपर जाएगा। ठीक है जी, अब तुम ध्यान से इस पर फोर्स लगाना सीख जाओ। यहाँ पर क्या है, मास M1 है, मास M1 है, ये है मास M1 और यह है मास M2। तुम फोर्स को लगाना सीखो। देखो हमने तो मान लिया है कि भाई M2 इज ग्रेटर देन M1, मतलब मोशन ऐसे होने वाली है, मोशन ऐसे होने वाली है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि ना इस सिस्टम का, इस पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन है ना वो कितना है, g/8 है। जो एक्सेलरेशन इसका होगा वही एक्सेलरेशन इसका होगा, और वो कितना है तो g/8 है। हम मान लेते हैं कि इस सिस्टम का एक्सेलरेशन a है, बॉडी M2 a एक्सेलरेशन से नीचे आ रही है और बॉडी M1 a एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। ठीक है जी, और a बराबर कितना दे रखा है तो g/8। ओके, अब देखो इस M1 पर ना एक नीचे की तरफ फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट इज M1G। M1 पर नीचे की तरफ फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी M1G, और इस स्ट्रिंग में एक टेंशन डेवलप हो जाएगी, कौन सा, T। M1 इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ पुश करेगा और स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ पुल करेगा। ओके, इधर देखो इस M2 पर भी एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और कितना लगेगी वो M2 इंटू जी। यहां पर टेंशन कितना होगा, T होगा। यहां पर भी टेंशन कितना होगा, T होगा। देखो मुझे कैसे पता कि यहां पर भी T और यहां पर भी T होगा। ऐसा भी हो सकता था कि यहाँ पे T1 और यहाँ पे T2 हो जाए, ऐसा भी हो सकता था, ऐसा भी हो सकता था। यस,
लेकिन मैंने बोला यहाँ पर टी होगा तो यहाँ पर भी टी ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि स्ट्रिंग और पुली दोनों मासलेस है, और इस स्ट्रिंग में हमने मान लिया कि टेंशन टी डेवलप हो चुकी है, इस स्ट्रिंग में टेंशन टी डेवलप हो चुकी है। तो स्ट्रिंग का टेंशन टी तब तक नहीं बदलेगा जब तक कि कोई बीच में मास नहीं पड़े। स्ट्रिंग का टेंशन टी तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक कि आपको कोई मास नहीं मिलता है। देखो यहाँ से लेकर के मैं M1 से चल रहा हूँ, M1 से चल रहा हूँ, M1 चल रहा हूँ, पुली पड़ा, पुली के पास कोई मास है क्या? नहीं। आगे बढ़ जाएंगे, मतलब टेंशन टी ही रहेगा, टेंशन टी ही रहेगा, टेंशन टी ही रहेगा, टेंशन टी ही रहेगा। पुली के पास कोई मास नहीं है तो टेंशन टी ही रहेगा, टेंशन टी ही रहेगा, टेंशन टी ही रहेगा, यहाँ तक टेंशन टी रहेगा। इसके बाद मास है ना, तो इसके बाद यदि M2 से भी कोई स्ट्रिंग जुड़ा रहेगा ना तो उसका पास टेंशन कुछ और होगी। यदि मान लो कि थोड़ी देर के मान लेता हूँ कि इस M2 से भी कोई मास M3 जुड़ा हुआ है, तो टी यहाँ से चलोगे ना तो यहाँ तक कोई मास नहीं पड़ रहा है, पुली पड़ रही है, पुली के पास कोई मास नहीं है, मासलेस है, तो ये टी चेंज नहीं होगा। फिर आगे बढ़ोगे तो वही टी रहेगा, वही टी रहेगा, क्योंकि मास नहीं मिल रही है। जहाँ मास मिलेगी वहीं पर टी चेंज हो जाएगी। यहाँ पर मास मिल रही है ना, इसके बाद टी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर मास मिल रही है ना तो इसके बाद टी चेंज हो जाएगा। यहाँ पर जो यदि कोई टेंशन रहेगा तो वो T1 होगा या T2 होगा या T3 होगा, लेकिन टी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ मास मिल गई ना, इसके बाद जो भी टेंशन होगा ना वो चेंज हो जाएगी। तो स्ट्रिंग का टेंशन तभी चेंज होती है जब मास मिलता है, उस मास के बाद ही टेंशन चेंज होती है। चलिए, तो इसको मैं वापस बना दे रहा हूँ। नीचे में फोर्स लगेगा M2G। मैं टेंशन लगाना बता दिया हूँ आपको कि जब तक आप सीखोगे नहीं ना तो क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाओगे। अब मुझे लगता है आप टेंशन इजीली अप्लाई कर दोगे कि किस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होती है। चलो, अब तो तूने फोर्स लगाना सीख लिया। इस पर लग रही है M1G, इस पर लग रही है M2G, इस पर लग रही है टेंशन T, और इस पर लग रही है टेंशन T ऊपर की तरफ। ठीक है जी। अच्छा, ये टेंशन T का डायरेक्शन ऊपर ही क्यों है? इस टेंशन T का डायरेक्शन ऊपर ही क्यों है? क्योंकि ये ब्लॉक M1 इस स्ट्रिंग को नीचे की तरफ खींच रही है विथ फोर्स Mg, तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ खींचेगा विथ फोर्स T, टेंशन T। उसी तरह से इस स्ट्रिंग को ये ब्लॉक M2 नीचे की तरफ खींच रही है विथ फोर्स M2G, तो यह स्ट्रिंग भी इस ब्लॉक को M2 को ऊपर की तरफ खींचेगा विथ टेंशन T। टेंशन भी एक फोर्स है। चलो, अब इक्वेशन लिखना तुम सीख लो। इक्वेशन कैसे लिखता है? देखो, ये ब्लॉक नीचे आ रही है ना, M2 ब्लॉक नीचे आ रही है और M1 ब्लॉक ऊपर जा रही है। M2 नीचे आ रही है, M1 ब्लॉक ऊपर जा रही है। ऊपर जा रही है मतलब T M1G से बड़ा है, तभी तो ये ब्लॉक ऊपर जा रही है। T क्या है? M1G से बड़ा है, तभी तो ये ब्लॉक ऊपर जा रही है ना। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे? क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रही है ना, मतलब T M1G से बड़ा है, तो हम T में से M1G को माइनस करेंगे, और T में से M1G को माइनस करेंगे ना तो इस बॉडी पर लगने वाली नेट फोर्स हमें मिल जाएगी। M1 into A, mass of this body and acceleration of this body। यहाँ पर M1 क्या है? तो मास ऑफ दिस बॉडी, एंड A क्या है? एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी। और M1 A क्या है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। तो हम लिखेंगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1 इंटू A। M1 A क्या है? तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस बॉडी। ठीक है, उसी तरह से इस बॉडी के लिए इक्वेशन लिखेंगे। मान लो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और ये बॉडी किधर आ रही है? नीचे आ रही है ना, ये बॉडी नीचे आ रही है। नीचे कब आ रही है? मतलब ये जो M2G है ना, इस बॉडी पर दो फोर्स लग रही है, एक लग रही है M2G नीचे की तरफ और एक लग रही है टेंशन T ऊपर की तरफ, और ये बॉडी नीचे आ रही है। मतलब साफ है कि M2G इस टेंशन T से बड़ा है, टेंशन भी फोर्स और M2G भी एक फोर्स है। ठीक है, मतलब ये बॉडी नीचे आ रही है, और नीचे आना मतलब ये M2G इस टेंशन T से बड़ा है। तो हम क्या लिखेंगे? M2G माइनस, सॉरी M2G ना, M2G माइनस T इज इक्वल टू नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना हो जाएगी? तो मास ऑफ दिस बॉडी इनटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी, जो कितना है? तो A है। हम लिखेंगे M2A, इक्वेशन 2। ओके जी, मुझे क्या फाइंड करनी है? क्या फाइंड करनी है? M1 और M2 का रेशियो फाइंड करनी है। हम क्या करेंगे ना, यहाँ पर क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस 2, इक्वेशन 1 में हम 2 को जोड़ देंगे। ठीक है जी, तो जोड़िए।
लिखेंगे T माइनस M1G इज इक्वल टू M1A, इधर में क्या है M2G माइनस T इज इक्वल टू M2A। T से T चला जाएगा और यहाँ पर आप लिखेंगे M2G माइनस M1G इज इक्वल टू M1A प्लस M2A। ठीक है जी, तो इतना आप थोड़ा सा नोट कीजिए। यहाँ से आप G को कॉमन ले लीजिए, G को कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा M2 माइनस M1, M2 माइनस M1 इज इक्वल टू, यहाँ पर A को कॉमन ले लो तुम, ये हो जाएगा M1 प्लस M2। अभी इसका काम खत्म, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। अब लिखोगे यहाँ पर और G इंटू M2 माइनस M1 इज इक्वल टू, क्वेश्चन में दे रखा है एक्सेलरेशन A इज इक्वल टू G अपन में 8। ये जो सिस्टम है ना, ये कितने एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, तो G अपन में 8 से, मतलब A बराबर क्वेश्चन में दे रखा है G अपन में 8। लिखेंगे M1 प्लस M2। ठीक है जी, G से G चला जाएगा और यहाँ पर होगा M2 माइनस M1 इज इक्वल टू 1/8 इंटू M1 प्लस M2। 8 को इधर ले लो तो क्या हो जाएगा, 8 को तुम इधर ले लो तो क्या हो जाएगा 8 इंटू M2 माइनस M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। यहाँ से क्या हो जाएगा, 8 को अंदर ले लो तो ये हो जाएगा 8M2 माइनस 8M1 इज इक्वल टू M1 प्लस M2। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं ना, M1 को इधर भेज देते हैं और M2 को इधर लेके आते हैं। हम लिखेंगे 8M2 माइनस M2 इज इक्वल टू M1 प्लस 8M1। इसको इधर लेके चला आया मैं और इसको इधर, ये हो जाएगा 7M2 इज इक्वल टू 9M1। यहाँ से आप लिख सकते हो M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9 अपॉन में 7 ना, M1 इधर चला जाएगा 7 इधर आ जाएगा 9 अपॉन में 7, और यही आपका आंसर हो जाएगा M1 अपॉन में M2 इज इक्वल टू 9 अपॉन में 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बोल रहा है 3 blocks A, B and C are pulled on a horizontal smooth surface by a force of 80 Newton as shown in the figure. Find the value of tension T1 and T2। 3 ब्लॉक का सिस्टम दे दिया गया है और बोल रहा है कि ये तीनों ब्लॉक एक स्मूथ टेबल पर और स्मूथ सरफेस पर रखे हुए हैं, मतलब फ्रिक्शनलेस सरफेस पर रखे हुए हैं, और इस सिस्टम को एक फोर्स 80 न्यूटन से पुल किया जा रहा है। तो बताइए इस T1 और T2 का वैल्यू क्या होगा। ओके जी, तो देखो डायग्राम में T1 और T2 तो दे रखा है, लेकिन T1 और T2 का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, वो हम अपनी तरफ से डिसाइड करेंगे कि T1 का डायरेक्शन क्या होगा और T2 का डायरेक्शन क्या होगा। ठीक है जी, क्योंकि इस ब्लॉक पर इधर की तरफ फोर्स लग रही है, हम मान लेते हैं कि पूरा सिस्टम इधर मूव कर रही है विथ एक्सेलरेशन A। ये पूरा सिस्टम राइट साइड में मूव कर रही है विथ एन एक्सेलरेशन A, हमने अपनी तरफ से मान लिया। ठीक है जी, अब हम इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले हम फर्स्ट ब्लॉक के लिए इक्वेशन बनाएंगे। फर्स्ट ब्लॉक मतलब उस ब्लॉक के लिए जिसकी मास 2 kg है। इस ब्लॉक के लिए हम इक्वेशन लिखने जा रहे हैं। देखो इस ब्लॉक पर इधर की तरफ एक फोर्स लग रही है F, इस ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है F। तो क्या करेगा, ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचेगा, क्योंकि इस ब्लॉक पर राइट डायरेक्शन में एक फोर्स लग रही है 80 न्यूटन का, तो ये ब्लॉक भी इस स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में पुल करेगा। और जब ये ब्लॉक इस स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में पुल करेगा ना, तो यह स्ट्रिंग इस ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करेगा, ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में पुल करेगा। ठीक है जी, तो इसके लिए T2 के लिए मास 2 kg के लिए T2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। मैं मास 2 kg के लिए बात कर रहा हूँ, इसके पहले मत सोचो, तो इसके पहले आप मत सोचो, मास 2 kg तक सोचो। तो मास 2 kg के लिए T2 का डायरेक्शन क्या होगा, तो लेफ्ट डायरेक्शन होगा। तो इसके लिए हम इक्वेशन लिखेंगे F माइनस T2 इज इक्वल टू F माइनस T2 इज इक्वल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन मास 2 kg, और वो कितना होगा, तो मास ऑफ 2 kg लिखेंगे 2
इंटू एक्सेलरेशन ऑफ 2 kg जो कितना है ए है, हमने मान लिया है, तो 2 इंटू ए लिखेंगे। तो हम लिखेंगे एफ माइनस टी टू इक्वल टू 2 इंटू ए। एफ माइनस टी टू मतलब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मास 2 kg, और वो कितना होगा, मास ऑफ दिस बॉडी जो कितना है 2 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस बॉडी जो कितना है ए है, इसलिए हम लिख दिए एफ माइनस टी टू इक्वल टू 2a। ठीक है जी, इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। ठीक है, अब देखो हमने इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन बना दिया, अब हम इस ब्लॉक के लिए बनाने जा रहे हैं, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए बनाने जा रहे हैं। तो इसके लिए T2 का डायरेक्शन क्या होगा, 3 kg के लिए T2 का डायरेक्शन क्या होगा, जब ये ब्लॉक 2 kg आगे बढ़ेगा, ये ब्लॉक 2 kg आगे बढ़ेगा तो T2 क्या करेगी, इस 3 kg ब्लॉक को पुल करेगी, क्योंकि ये 3 kg वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो जब ये ब्लॉक आगे बढ़ेगा तो ये स्ट्रिंग भी इसको खींचेगी, किधर खींचेगी, राइट डायरेक्शन में खींचेगी, क्योंकि ये ब्लॉक राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये स्ट्रिंग भी इस 3 kg वाले ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में पुल करेगी। तो इस बात करें इस 3 kg वाले मास के ब्लॉक के ना, इस 3 kg वाले मास के ब्लॉक के लिए, इसके लिए T2 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। T2 का डायरेक्शन 2 kg के लिए लेफ्ट डायरेक्शन में था, लेकिन यही T2 का डायरेक्शन 3 kg के लिए राइट डायरेक्शन में होगा। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग इस 3 kg ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में पुल करेगी, क्योंकि पूरा सिस्टम इधर मूव कर रहा है। ठीक है ना, तो यही T2 का डायरेक्शन इस 3 kg के ब्लॉक के लिए किधर हो जाएगा, तो राइट डायरेक्शन में हो जाएगा। ठीक है जी, अब देखो क्योंकि T2 इस ब्लॉक को इधर राइट डायरेक्शन में पुल कर रही है, तो ये ब्लॉक भी इस स्ट्रिंग को T1 को राइट डायरेक्शन में पुल करेंगे। क्योंकि T2 इस ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में पुल कर रही है, इसलिए ये ब्लॉक भी इस स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में पुल करेगी। तो ये T1 क्या करेगा, इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगी, T1 इस ब्लॉक को इधर की तरफ पुल करेगी, लेफ्ट की तरफ। तो बात करें यदि T1 की डायरेक्शन की, तो किधर होगा, लेफ्ट की डायरेक्शन में। किसके लिए, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए, इधर मत सोचना, 3 kg वाले ब्लॉक के लिए, इधर के बारे में तो हम सोच ही नहीं रहे हैं, अब 3 kg के ब्लॉक के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है ना, तो 3 kg वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचेगी, तो ये स्ट्रिंग इस ब्लॉक को लेफ्ट डायरेक्शन में खींचेगी विथ ए टेंशन फोर्स T1। ठीक है जी, तो अब इक्वेशन लिखते हैं। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है T1, सॉरी एक फोर्स लग रही है T2 राइट डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रही है T1 लेफ्ट डायरेक्शन में। इस ब्लॉक पर एक फोर्स लग रही है T2 राइट डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रही है T1 लेफ्ट डायरेक्शन में। क्योंकि ब्लॉक राइट डायरेक्शन मूव कर रही है, इसलिए हम लिखेंगे T2 माइनस T1 इज इक्वल टू T2 माइनस T1 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस ब्लॉक जो कितना है 3 kg इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक जो कितना होगा ए होगा। ठीक है जी, ये भी इक्वेशन आ गया। चलो इसके लिए भी हो गया। अब इस ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं, 5 kg वाले ब्लॉक के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो देखो क्योंकि सिस्टम इधर मूव कर रहा है ना, सिस्टम इधर मूव कर रहा है, 3 kg भी उधर जा रहा है, ये स्ट्रिंग क्या करेगा, इस 5 kg ब्लॉक को राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है, पुल करेगा। क्योंकि ये सिस्टम इधर मूव कर रहा है, तो ये ब्लॉक 3 kg वाला ब्लॉक इस स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचेगा। तो ये स्ट्रिंग इस 5 kg वाले ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में खींचेगा, क्योंकि 5 kg वाला ब्लॉक इसी स्ट्रिंग से अटैच है। जब ये 3 kg वाला ब्लॉक स्ट्रिंग को राइट डायरेक्शन में खींचेगा ना, तो ये स्ट्रिंग भी इस 5 kg वाला ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में खींचेगी। तब बात करें इस T1 की डायरेक्शन की, तो 5 kg के लिए T1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, तो राइट डायरेक्शन हो जाएगा। 5 kg के लिए T1 का डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम राइट डायरेक्शन मूव कर रहा है ना, तो ये स्ट्रिंग भी इस 5 kg वाला ब्लॉक को राइट डायरेक्शन में पुल करेगा। ठीक है जी, तो और इस 5 kg वाला ब्लॉक के लेफ्ट साइड में तो कुछ ना तो स्ट्रिंग है ना कोई फोर्स लग रही है, लेफ्ट साइड में कुछ नहीं लग रहा है ना तो कोई स्ट्रिंग है ना तो कोई फोर्स लग रही है। इस ब्लॉक पर 5 kg वाला ब्लॉक पर एक ही फोर्स लग रही है, और वो राइट डायरेक्शन में लग रही है T1। तो इसके लिए हम लिखेंगे T1 इज इक्वल टू इस 5 kg वाला ब्लॉक पर नेट फोर्स कितनी लग रही है, तो T1 ही लग रही है। तो T1 इक्वल टू लिखेंगे मास ऑफ दिस ब्लॉक इंटू एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक। मास, इस ब्लॉक का मास कितना है 5 kg, और एक्सेलरेशन ऑफ दिस ब्लॉक ए, ये भी ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। तीनों ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा, क्योंकि तीनों ब्लॉक एक दूसरे से स्ट्रिंग के साथ अटैच है ना, इसलिए तीनों ब्लॉक ए एक्सेलरेशन से ही मूव करेगा। ठीक है, और इसको मान लेते हो अब इक्वेशन नंबर 3। देखो मैं एक बात तुमको और बता दे रहा हूँ, तुम सोच सकते हो कि इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ एक mg फोर्स भी लग रहा है,
यस मैं मान रहा हूँ mg फोर्स में लग रहा है, तो नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगा mg, तो इस ब्लॉक को ऊपर की तरफ एक नॉर्मल फोर्स भी तो लगेगा ना। इस ब्लॉक पर नीचे की तरफ यदि mg फोर्स लग रहा है तो ऊपर की तरफ नॉर्मल फोर्स भी लग रहा है ना। तो इस तरह से ये दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों फोर्स क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इसलिए दोनों फोर्स एक दूसरे को क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे, ठीक है ना। तो इस फोर्स के बारे में हम नहीं सोचेंगे, इस फोर्स के बारे में हम नहीं सोचेंगे, क्योंकि ब्लॉक ना तो ऊपर जा रही है ना तो नीचे आ रही है, इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे को बैलेंस किए हुए हैं। तो हम इस फोर्स के बारे में सोचेंगे जो राइट डायरेक्शन लग रही है और जो लेफ्ट डायरेक्शन लग रही है, क्योंकि ब्लॉक अल्टीमेटली राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन लिखा गई है। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 2 और 3 को जोड़ देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 + 3, तो जोड़ दीजिए। 2 कितना है, तो T2 - T1 है, इक्वल टू 3a है, और 3 कितना है इक्वेशन 3, तो ये है T1 इक्वल टू 5a। दोनों को जोड़ देते हैं, तो T1 से T1 चला जाएगा, यहाँ से आप लिखोगे T2 इक्वल टू 8a, T2 इक्वल टू 8a आ गया। और इसको आप मान लो इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 4। नेक्स्ट में इधर सोल्व कर रहा हूँ। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 4 को जोड़ देंगे, क्योंकि इसमें भी T2 है और इसमें भी T2 है, तो इक्वेशन 1 और 4 को जोड़ देंगे। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 4 तो लिखोगे F, इक्वेशन 1 कितना है, F - T2 इक्वल टू 2a, देख लो F - T2 इक्वल टू 2a इक्वेशन 1। और इक्वेशन 4 कितना है, तो T2 इक्वल टू 8a है, T2 इक्वल टू 8a है। दोनों को जोड़ देंगे तो ये कट जाएगा और ये हो जाएगा F इक्वल टू 10a। यहाँ से तुम a बराबर लिखोगे F अपॉन में 10। F का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है, फोर्स का वैल्यू कितना है 80 न्यूटन, 80 अपॉन में 10, ये कितना हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आ गया, तो 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। मतलब ये तीनों ब्लॉक विथ एन एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के हिसाब से मूव कर रहा है, राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो ये तुम्हारा आंसर नहीं है, ये क्या है, ये तो तुम्हारा एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला हुआ है। ये क्या है, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकला है। आपको टेंशन T1 और T2 का वैल्यू फाइंड करना है ना, तो इसको पहले नोट करो। तो तुम्हारा एक्सेलरेशन ए बराबर आया था 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलो इक्वेशन 4, फ्रॉम इक्वेशन 4 हम लिख सकते हैं T2 इक्वल टू 8a। इक्वेशन 4 से हम लिख सकता हूँ मैं T2 इक्वल टू 8a। तो यहाँ से तुम T2 का वैल्यू फाइंड करोगे, T2 इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू a का वैल्यू तुमने कितना निकाला, 8 का वैल्यू कितना निकाला, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आया ना, 8 इंटू 8 बराबर कितना आ जाएगा 64। और इसका बात करें यूनिट के तो कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा ना, क्योंकि टेंशन एक फोर्स है, तो इसका यूनिट कितना हो जाएगा, न्यूटन हो जाएगा। तो T2 इक्वल टू अपना आ गया 64 न्यूटन, T2 इक्वल टू आ गया 64 न्यूटन। अब हमको T1 फाइंड करनी है, तो T1 और T2 में रिलेशन ये है, तो हम लिखेंगे इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 T2 इक्वल टू मैं लिखूंगा T2 इक्वल टू T2 माइनस T1, इक्वेशन 4 में दिया हुआ है ना, या फिर तुम डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो इक्वेशन 3 से। एक्सेलरेशन का वैल्यू आ गया ना, तो इक्वेशन 3 ये रहा ना, इक्वेशन 3 बराबर कितना है, T1 इक्वल टू 5 है। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 T1 इक्वल टू 5a, 5a का वैल्यू कितना आया, 8 आया था ना, a का वैल्यू एक्सेलरेशन a का वैल्यू 8 आया था। 5 इंटू 8 बराबर कितना हो जाएगा 40 न्यूटन। इस तरह से तुम्हारा T1 का वैल्यू आ गया 64 न्यूटन और T2 का वैल्यू आ गया 64 न्यूटन और T1 का वैल्यू आ गया 40 न्यूटन। तो ये थे कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ जेई। आप और भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में क्वेश्चन की कमी नहीं है। जितने ज़्यादा क्वेश्चन को आप सॉल्व करोगे उतने ही आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चली जाएगी। हमने 1-2 बेसिक क्वेश्चन आपको करा दिया यहाँ पर। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। विश यू ऑल द बेस्ट।